अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हाज़िर हैं अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और डच में कहते हैं बेलंगरिक टॉपिक के साथ, क्योंकि ये टॉपिक मेरे दिल से बहुत करीब है। पहले मुझे इसके बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन लास्ट 2 इयर्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहे मेरी लाइफ में, मेरी हेल्थ के हवाले से, मेरे जो फ्लेयर्स अब थे ऑटो इम्यून के, वो बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो रहे थे लास्ट 2 इयर्स में। तो मुझे जो है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करने में और चीज़ें समझने में, उनको हैंडल करने में, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने फ्लेयर्स को। बिकॉज़ ये जो मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ ये वो लोग ज़्यादा सही से समझ पाएंगे जो कि ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कोई भी किस्म की हो, उससे गुज़र चुके हैं या उनको हो चुकी है पास्ट में, या फिर प्रेजेंट में वो अभी भी स्टिल दे आर फाइटिंग विद दैट डिज़ीज़। तो मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मैं इसके बारे में जो है, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे है या इसके बारे में जो मैं सोचती हूँ वो बात मैं करूँ। तो मुझे लगा कि ये सही टाइम है कि जब मैं ख़ुद भी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ जो है मुझे हो चुकी है इन पास्ट एज वेल, एंड नाउ आई एम ऑल्सो हैविंग इट अगेन, अ डिफरेंट ऑटोइम्यून। इट्स लाइक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉल्ड सार्कोइडोसिस, जो कि आपके लंग्स को इम्पैक्ट करती है। आगे चल के मैं इस ऑडियो लॉग में इस चीज़ को शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी ये जो पीछे अगर आपको एक बड़ी सी पेंटिंग या फिर एक आर्ट पीस नज़र आ रहा है, वन ऑफ माई फेवरेट आर्ट पीसेस विच आई हैव। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव कोट मुझे लगता है, और इसमें आई थिंक इसमें नहीं सही से समझ में आएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट। इट सेज लिव लाइफ विद लिटिल पैशन। एंड मेरा इस बारे में सोचना ये है कि लिव लाइफ विद नॉट जस्ट अ लिटिल पैशन, बट आपका पैशन जो है वो अपनी ज़िंदगी को लेके इतना होना चाहिए कि आप बग़ैर किसी परेशानी फ़िक्र और बग़ैर किसी अंदेशे मुस्तक़बिल के अपना जो है ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजारें। क्योंकि सब चीज़ें चलती रह जानी है, ज़िंदगी जो है वो चलती ही रहेगी, लेकिन आपका उसको एंजॉय करके खुश रह के गुजारना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है उसमें मैं 2 चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। एक तो है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस, क्या होती हैं, क्यों होती हैं और कब होती हैं, एंड आप उसको कैसे जो है उससे इससे बचा नहीं जा सकता। बिकॉज़ आपका इसमें गट हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। आप इसमें ये ज़रूर कर सकते हैं कि इसको आप बैलेंस कर लें, मेंटेन करके रख सकें। हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है इसमें, स्ट्रेस फ्री लाइफ बहुत ज़रूरी है इसमें। उसके अलावा जो है हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की। मैंने अपने पेज पे और जो मैं बुक पे, जिस बुक पे काम कर रही थी, उस बुक में भी मैंने इसके बारे में लिखा भी है। और अब जो भी मैं जब भी बात करूँगी, जब जब मुझे मौका मिला, मैं इसके बारे में ज़रूर वोकल होकर बात करूँगी, बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी अपडेट मुझे बुक के हवाले से भी देनी थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे और यूट्यूब पे भी लोग मुझे रीच आउट कर रहे हैं कि जो आपकी बुक है वो हम कब देख सकते हैं, कब पढ़ सकते हैं, कब हमें मिलेगी। तो बेसिकली जो मेरी बुक थी, जिसका जो फर्स्ट एडिशन आया था, बेसिकली वो मैन्युस्क्रिप्ट था, और उसमें भी बहुत सारी जो है मुझे बाद में जो फीडबैक मिला, जो मैंने अपने करीबी लोगों को वो बुक्स दी, मुझे जो फीडबैक मिला उसमें चैप्टर्स के जो सीक्वेंसेस हैं वो थोड़े से आगे पीछे हो चुके थे। एंड देन फिर उसकी जो एडिटिंग थी वो भी सही नहीं हुई थी, उसमें बहुत सारी गलतियाँ बाद में समझने को मिली, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो आप अपनी गलतियों से ही लर्न कर रहे होते हैं, एंड
अभी जो है मैं थोड़ा सा अपडेट इसको करूँगी कि अभी मैं एक एडिटर ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बुक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश करनी है अब, और बहुत सारे चैप्टर्स इसमें मैं मज़ीद ऐड करने का सोच रही हूँ, अ लिटिल बिट ऑफ माई पास्ट एंड प्रेजेंट एज वेल, ताकि लोगों को बेहतर तौर पे आइडिया हो सके। तो अभी जो है वो हमने फर्स्ट स्टेप लिया था, बट आई थिंक मुझे कोई 6 to 8 months अब मज़ीद इस पे काम करना है, एंड देन फिर इंशाल्लाह ताला विद प्रॉपर एडिटर एंड विद प्रॉपर वेरी known एंड गुड पब्लिकेशन, इंशाल्लाह ताला इट विल आउट। 2026 के गोल्स जो है ऑलरेडी मैंने सेट कर लिए, एंड देन अब मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आई विल अपडेट यू गाइस कि बुक कब आप लोग पढ़ सकते हैं और कब मार्केट में अवेलेबल होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो टॉपिक है ऑटो इम्यून डिजीज़ एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं घंटों बात कर सकती हूँ, जिसके बारे में मेरी इंफॉर्मेशन दूसरे टॉपिक्स और दूसरे चीज़ों से हट के थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको बैकवर्ड लेके जाती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू के इन 2020 जो कि मेरी बुक का जो है प्लॉट भी वही है, और बुक में मैंने बहुत इसके बारे में लिखा भी है। इन 2021 मुझे एलोपेशिया डायग्नोस्ड हुआ। एलोपेशिया बेसिकली मुझे बहुत पहले हुआ था, जब मेरा बेटा आई कंसीव विद माई सन, तब मुझे एलोपेशिया स्टार्ट हुआ था, और वो छोटा सा एक पैच था एंड देन इट रिकवर्ड बाय इटसेल्फ, एंड देन फिर हमारी मूवमेंट हुई, और फिर जब यहाँ पर हम आए हॉलैंड में तो कोविड आया, एंड देन कोविड आने में लाइक आप जब घर में होते हैं देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मुझे फिर से पैचेस स्टार्ट हो गए, एंड जैसे पहले हुआ था कि वो खुद ही हील हो गया था, तो मैंने उसको कुछ ज़्यादा टेंशन पे नहीं किया। मैं घरेलू जो टोटके रेमेडीज़ और ये सब होता है ये मैं कर रही थी उसके साथ साथ। बट हुआ ये कि पहले कोई 1 या 2 पैचेस होंगे, लेकिन जब ये 2021 की मैं बात बता रही हूँ, 2020 का एंड था और 2021 का स्टार्ट था, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो अचानक से स्टार्ट हुआ, एंड देन इट स्प्रेड टू द होल स्कैल्प। पूरा सर जो है मेरा वो बालों से अचानक से खाली होना स्टार्ट हो गया था, एंड देन फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई तो आई डायग्नोज विद एलोपेशिया एरियाटा। तो उसके बाद ट्रीटमेंट चले, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा फर्स्ट काउंटर था एक ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ। तो जब टर्म वर्ड यूज़ होता था कि भाई ऑटो इम्यून है, तो मुझे नहीं समझ में आता था। देन फिर मेरी डर्मा ने मुझे एक्सप्लेन किया कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है, क्यों होती है, फ्लेयर अप्स होते हैं, इसके कंट्रोल हो सकती है, मैनेजेबल है, लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा बहुत सीवियर एक्सट्रीम भी होती है। एंड जब तक ये बालों तक था तो तब तक मुझे था कि अगर मेडिसिन्स काम कर रही हैं तो ठीक है, अगर मेडिसिन्स काम नहीं कर रही हैं तो कोई फर्दर ट्रीटमेंट होंगे इसके, लाइक हेयर ट्रांसप्लांट एंड अदर ऑप्शंस, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में ये ऑप्शन नहीं था। तो उसके बाद जो है फिर बीच में माशाल्लाह से 4 साल हमारे बहुत स्मूथली गुजरे, लेकिन लास्ट ईयर इन सितंबर आफ्टर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, हम जुलाई में हमारा एक ट्रिप था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान जाने से पहले मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन रह रही थी। मुझे मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहा था, मेरा ब्लड प्रेशर बार बार शूट कर रहा था, एंड देन हमें कोई रीज़न इसका समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो खैर फिर हम पाकिस्तान गए, हमारा बहुत शॉर्ट ट्रिप था, फैमिली अफेयर था, एक फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, एंड देन हमें जाना था तो हम गए, और जब वापस आए तो हमारी मूवमेंट भी रखी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान से हम लोग वापस आए एंड देन फ़ौरन हमें मूव होना था।
लाइक विद इन 4 days हमारी मूवमेंट थी इन अर्नहम। तो खैर जब हम अर्नहम मूव हुए तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक छोटा सा गेट अवे प्लान करते हैं, हमको बहुत ज़रूरत है, बिकॉज हम मेंटली और फिज़िकली बहुत ड्रेन हो चुके थे। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया एक मिनी गेट अवे का, और जब हम वापस आए तो फिर अचानक से मेरी तबीयत बेइंतहा ख़राब हो गई। बिकॉज़ मेरा मुझे याद है, ये बात है सितंबर की, कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रह रहा था, और उसके अलावा जो है मुझे सांस लेने में अचानक से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो गई थी। कभी सांस, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जैसे मैं स्टेयर्स जो है वो चढ़ती हूँ, या फिर लाइक अगर मैं कोई ऐसा फिज़िकल स्ट्रेंथ का काम कर रही हूँ तो मुझे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है सांस लेने में। तो खैर हम इसको जो है वो अपने तौर पे घर में ही ट्रीट करने की कोशिश करते रहे, एंटी एलर्जी ले ली, उसके अलावा जो है ऐसी मेडिसिन जो कि लाइक आपका म्यूकस रिमूव करें, या फिर पेन मेडिसिन, जब भी पेन हो रहा है, चेस्ट में मेरे बहुत पेन होता था, तो पेन जब भी हो रहा है तो पैराडॉल पैरासीटामॉल ले ली, एंड देन उसके अलावा जो भी आपके पास काउंटर मेडिसिन होती हैं, पेन रिलीफ्स और ये सब, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं अपनी दोस्त के साथ एक कॉफ़ी डेट पे गई थी, एंड देन जब मैं वापस आई हूँ और मेरा बीपी बेइंतहा बढ़ा हुआ था, और मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई थी। इट्स लाइक 115 एंड 116 पे जो है मेरी हार्ट बीट थी। एंड पहले मुझे लगा कि लाइक अभी मैं शायद बहुत ज़्यादा मैंने वॉक किया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट उसके बावजूद जब मैं लाइक करीबन 2 से 3 घंटे बाद तक नहीं मेरा हार्ट बीट कंट्रोल में आई, तो देन फिर मुझे लगा कि इट्स नॉट नॉर्मल। ये अगर फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से था तो अब तक इसको डाउन हो जाना चाहिए था, बट ये स्टिल बहुत हाई है, एंड ये क्यों नीचे नहीं आ रहा है। तो फिर हमने एमरजेंसी कॉल की, तो उन्होंने, क्योंकि रात हो चुकी थी, यहाँ पर मोस्टली जो हॉलैंड में या नॉर्मली जो यूरोप में जो हाउस आर्ट्स या जीपी जो जिनके टाइमिंग्स होते हैं वो 9 to 5 ही होते हैं, तो हमें इमरजेंसी जाना पड़ा। इमरजेंसी में उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर लिया, उन्होंने कहा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, बट अदरवाइज़ और आपको कोई कंप्लेन नहीं है। सब चीज़ें चेक की, ऑक्सीजन लेवल सब कुछ उनको लगा नॉर्मल है। मूविंग फॉरवर्ड फिर एक हफ्ते बाद दोबारा से ये एपिसोड आया, एंड देन द सेम सिम्टम्स अकर्ड, सेम सिचुएशन, सेम ब्लड प्रेशर हाई एंड लो ऑक्सीजन लेवल्स। फिर दोबारा हम इमरजेंसी गए, उन्होंने फिर दोबारा सारे टेस्ट किए, कोविड का टेस्ट किया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन टेस्ट किया, सब कुछ किया, बट उनको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। फिर 2 हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा, एंड देन फिर जीपी को लगा कि जो मेरे चेस्ट में है वो कोई चीज़ ऐसी है जो कि एबनॉर्मल है, और उसके सिम्टम, इसी वजह से ये सिम्टम्स सारे शो हो रहे हैं। खैर फिर उसने मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया। कार्डियोलॉजिस्ट के पास हमारा अपॉइंटमेंट 3 हफ्ते बाद का हमें मिला था, बट उन 3 हफ्तों में मेरी तबीयत बेइंतहा ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि लाइक मैं अपने बेड पे से उठ के बैठ के मुझे अपने हस्बैंड का सहारा लेना पड़ता था कि वो मुझे नीचे मेरी जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना होता था मुझे। जैसे कि अगर बच्चों को नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, कुछ भी काम करना है मुझे, तो हस्बैंड मेरे कंटिन्यूसली मुझे होल्ड करके रखते थे, क्योंकि मेरी बॉडी इस हद तक वीक हो चुकी थी। मसल्स मेरे बिल्कुल जो है वीक हो चुके थे, बॉडी में कोई स्ट्रेंथ बाकी नहीं थी। फिर उसके अलावा फिर हमने अपना, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो मास्टर बेडरूम है वो सेकंड फ्लोर पे है, बट हम फिर फर्स्ट फ्लोर पे मूव हो गए, बिकॉज मेरे लिए लाइक कुछ 5 से 6 स्टेप्स क्लाइम करना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता था। खैर कार्डियोलॉजिस्ट के पास हमारा अपॉइंटमेंट जो था वो फिर हमें थोड़ा पहले का मिल गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत अचानक से ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, एंड समझ में भी नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मेरी जो फैमिली साइड है उनमें हार्ट की हिस्ट्री है भी, तो हम लोग थोड़ा सा हार्ट की तरफ सोच रहे थे कि मे बी लाइक वेन्स ब्लॉक ना हो, या फिर बिकॉज
ओवरवेट होने की वजह से और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो रही हो। तो खैर फिर हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, उसने हमारा स्कैन किया हार्ट का विद कॉन्ट्रास्ट, और सारी असेसमेंट और सारी चीज़ों के बाद हमें पता चला कि जी जो भी मसला है वो हार्ट के साथ नहीं है, वो लंग्स के साथ है। और लंग्स पे उनको कुछ लिम्फ नोड्स मिले, कुछ नहीं उस वक्त, अगर उस वक्त की अगर रिपोर्ट्स की बात करूँ तो बेइंतहा ख़राब थी। मेरे लंग्स जो है वो कोलैप्स कर गए थे। जिस टाइम पे मुझे ले जाया गया लंग स्पेशलिस्ट के पास, उस वक्त मेरी ऑक्सीजन 91-90 पे रह रही थी। एंड बहुत डिफ़िकल्टी थी वो टाइम पीरियड, मैं याद नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि सुबह उठती थी एंड देन फिर मैं रोना स्टार्ट कर देती थी। पूरी रात जो है मुझे वो सांस लेने में बहुत मसला होता था। पूरी रात मैं जो है वीजिंग कर रही होती थी। खैर फिर लंग स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया कार्डियोलॉजिस्ट ने। उसके बाद जो है वो सारे टेस्ट और बायोप्सी हुई, एंडोस्कोपी हुई, उसके अलावा जो है और जो भी टेस्ट होते हैं, फर्दर स्कैन्स वगैरह हुए। उसके बाद पता चला कि जी ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, सार्कोइडोसिस, और ये स्कैंडिनेवियन जो रीजन है वहाँ में देखने में आती हैं। वो ये इतनी ज़्यादा नॉर्मल या कॉमन नहीं है, ये रेयर एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है और ये ऑटो इम्यून है। इसमें जो आपके लंग्स के ऊपर इतने लिम्फ नोड्स इतने जो स्वेल कर जाते हैं कि फिर आप जाहिर सी बात आपके लंग्स काम नहीं कर रहे होते सही से। इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में इतना हाई हो जाता है कि उसकी वजह से स्वेलिंग, और फिर सिर्फ ये लंग्स की हद तक महदूद नहीं रहती है, फिर आपकी आइज़ इफ़ेक्ट करती है, आपकी जो है आपका हार्ट इफ़ेक्ट करती है, आपका लिवर किडनी डैमेज होता है इसमें। उसके अलावा और इसके बहुत सारे, लाइक ये सिर्फ लंग्स तक महदूद नहीं है। सार्कोइडोसिस अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको बेहतर तौर पे आइडिया होगा। खैर मेरी मेडिकेशन स्टार्ट हुई एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। फर्स्ट 3 मंथ्स मुझे स्टीरॉइड्स पे रखा गया, वो एक अलग कहानी है। इट वॉज लिटरल हैसल बिकॉज बॉडी पेन, हेड एक्स, माइग्रेन्स, जॉइंट पेन, वेट गेन एंड और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हुई इसमें। लेकिन देन फिर स्टीरॉइड्स को टैपर ऑफ करके एक इम्यूनो मेडिसिन जो है MTX जिसका नाम है उसको स्टार्ट किया गया। तो उससे ये हुआ कि लंग्स जो है वो स्टेबल होना स्टार्ट हुए। आई एम ऑन रोड टू रिकवरी बट अभी भी स्टिल आई एम नॉट फुली रिकवर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर। सो इसी वजह से मैं चाहती थी कि मैं इसके बारे में बात करूँ। व्हाट आर द इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, व्हाट आर द ऑटो इम्यून डिजीज़, क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, किस तरह ये मैनेजेबल हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाइक हेल्पफुल होती हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। एंड also wanted to talk about symptoms जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में, बट स्टार्ट करती हूँ मैं कि इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन, क्या होती है ये। मुझे जो मेरी समझ जहाँ तक काम की है, जो मेरी रिसर्च के मुताबिक इन्फ्लेमेशन जो है वो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है इंजरी, इन्फेक्शन और इरिटेंट्स। कॉमन साइंस जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन के होते हैं। रेडनेस है, स्वेलिंग है, आपकी बॉडी हीट फील कर रही है या पेन है, या आप यू हैव लॉस ऑफ फंक्शन in acute term, if we may use it here, while short term acute inflammation जो है वो helpful होती है long term chronic inflammation के हवाले से। यानी कि जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन है वो हेल्पफुल है, बट इन लॉन्ग टर्म जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है कैन कॉज डिजीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़। तो ये जनाब हमारी इन्फ्लेमेशन के बारे में बात हो गई है।
इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? इसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपकी गट हेल्थ सबसे मेन और मेजर जो है वो रोल प्ले करती है। इट्स अ की रोल। योर गट हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट। अपनी डाइट, आपने अपनी डाइट में से हर वो चीज़ रिमूव कर देनी है जो कि आपको लगता हो कि इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकती है। बिकॉज़ हम लोगों को पूरी लाइफ यही पता नहीं होता कि हमें हमारी बॉडी किन चीज़ों से एलर्जिक है, किन चीज़ों का हमारी बॉडी के साथ जो तालमेल वो नहीं बैठ रहा हो, हमारी बॉडी उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है। जैसे बहुत सारे लोग ग्लूटेन एलर्जिक होते हैं, उनको पूरी लाइफ टाइम ही नहीं पता चलता, क्योंकि ऐसे उनकी बॉडी उनको कोई साइन नहीं दे रही होती। उनका बस वेट बढ़ रहा होता है या कोई छोटा मोटा पेन हो रहा है, तो उनको पता ही नहीं होता जब तक कि वो एलर्जी टेस्ट ना करवाए। नाउ डेज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि हर किसी को जाके एक कंप्लीट एलर्जी प्रोफाइल अपनी लाजमी करानी चाहिए, ताकि आपको बेहतर तौर पे आइडिया हो सके कि आपकी बॉडी जो है वो किन इंग्रेडिएंट से, किन चीज़ों से एलर्जिक है। और बेहतर है कि आप बजाय लास्ट स्टेज पे आपको कुछ डायग्नोस हो, से बेहतर है कि पहले ही उसके हवाले से आप थोड़ा सा ख्याल करें। अच्छा, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस। पता नहीं कितनी टाइप्स हैं कि जब मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रही थी तो मुझे खुद भी आइडिया नहीं होता था कि लाइक ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। तो पूरी ज़िंदगी हमारे आसपास हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, हमारे अपने ही फैमिली में जो है ऐसे बहुत से लोग होते हैं सॉरी, जिनको ये डिजीज़ेस होती हैं और हमको आइडिया ही नहीं होता कि मतलब लाइक ये इस तरह से ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अल्लाह आपका भला करे, अच्छा जनाब, जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है उनमें सबसे पहले तो ऑटो इम्यून डिजीज़ेस है। सारी के सारे इम्यून सिस्टम जो है ना वो आपका जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसमें अटैक करना स्टार्ट कर देता है आपके। अगर मैं आसान अल्फाजों में बताऊं, आपके जो गुड सेल्स होते हैं वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं आपके ऑर्गन्स को, आपके बॉडी सिस्टम को। आपका डिफेंस सिस्टम बेसिकली बिल्कुल डाउन हो जाता है। इट्स द एग्जाम्पल इज़ दैट सिंपल कि अगर जैसे आपका एक घर है और घर में आपने गार्ड्स रखे हुए हैं फॉर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, और वो गार्ड्स खुद ही घर के ऊपर हमला करना शुरू कर दें या घर के में जितने लोग हैं उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दें, तो ये आपकी जो बॉडी का जो गार्डिंग सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको बिल्कुल ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये बर्बाद हो जाता है। उसके बाद रामेटाइड आर्थराइटिस इज़ ऑल्सो इन्फ्लेमेशन डिजीज़, लेकिन ये जो है ये आपके जॉइंट्स में बेसिकली डिजीज़ जो है वो आपके जॉइंट्स से रिलेटेड है। जिनको आर्थराइटिस होता है उनको बेहतर तौर पे पता होगा। मेरी अपनी फैमिली में पैटर्नल साइड पे बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि इस ऑटो इम्यून से लड़ रहे हैं, आर्थराइटिस सॉरी। तो इसमें आपके जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पेन, स्टिफनेस इतना ज़्यादा रहता है कि लाइक आप डे टू डे काम करने के लायक भी नहीं रहते हैं। एंड फिर इसका जो इनिशियल स्टेज है ट्रीटमेंट का वो यही है कि स्टीरॉइड्स आप लेते रहें ज़िंदगी भर। स्टीरॉइड्स ख़त्म होते हैं तो देन आप फिर ये है कि नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं इसकी। कैप्स रिमूव होते हैं आपके, कैप्स चेंज होते हैं आपके जॉइंट के। तो फिर है लूपस। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं है इन्फॉर्मेशन, बट मैं अभी काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगी। लूपस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, जॉइंट्स, किडनीज़ एंड अदर ऑर्गन्स। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको बचाए ऐसी किसी भी बीमारी से जिससे आपका जो है वो डे टू डे एंड टास्क परफॉर्म करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। स्पेशली वो ख़वातीन या वो मर्द हजरात जो कि एक फैमिली अपनी चला रहे होते हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है
फिर है टाइप 1 डायबिटीज़, इम्यून अटैक्स ऑन पैनक्रियाटिक सेल्स। टाइप 1 और टाइप 2 के लिए मुझे डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया था कि जो टाइप 1 है वो लाइक बहुत ही आपको बहुत माइक्रो मैनेज करना पड़ रहा होता है, हर चीज़ आपको, लाइक कुछ भी आप खा रहे हैं आपको देखना पड़ रहा होता है। टाइप 2 में भी ऐसा ही होता है, बट टाइप 1 आई थिंक इज़ मोर एक्सट्रीम। मल्टीपल स्लेरोसिस, इम्यून सिस्टम जिसमें डैमेज कर देता है आपका नर्वस सिस्टम, माय गॉड। फिर है गाउट है, उसके अलावा सोराइसिस आर्थराइटिस है, उसके अलावा जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं जिसमें क्रोन डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। एलर्जेटिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में आपका एस्थमा आ जाता है, जो कि जब मुझे सार्कोइडोसिस डायग्नोस हुआ था तो उस वक्त मुझे एस्थमा हो गया था बहुत शदीद, और अभी भी मुझे लाइक इन्हेलर यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ मुझे फिर से हर थोड़े दिन बाद वही वीजिंग का इशू हो जाता है। आपका एक्जिमा भी जो आपकी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, एलर्जिक राइनाइटिस जो हे फीवर हम कहते हैं जिसको, वो है। हेपेटाइटिस बी सी है, जो क्रोनिक इन्फेक्शंस बहुत अच्छा। जब मेरी ये सारी रिसर्च हो रही थी, जब मेरे टेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो डॉक्टर ने मुझसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ किया था कि आपको अगर क्रोनिक इन्फेक्शन रह रहा है तो इसको सबसे पहले रिजॉल्व करना पड़ता है, बिकॉज़ ये बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है बड़ी बड़ी डिजीज़ के पीछे। इस क्रोनिक इन्फेक्शन का हाथ होता है। अगर आपके दांत में या दाढ़ में या आपको मुंह में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो यू रियली नीड टू टेक इट सीरियस, बिकॉज ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप सोचें कि आपको वाकई कोई सीवियर या एक्सट्रीम किस्म की चीज मसला आगे जाके हो सकता है। उसके अलावा ब्लैडर में इन्फेक्शन हो रहा है तो देन यू रियली नीड टू कंसल्ट विद द स्पेशलिस्ट, नॉट रिलाई ऑन योर जनरल प्रैक्टिशनर, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे आर आई डोंट नो इन दूसरे जो रीजन्स हैं उनके हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करते हैं, बट हेयर इन नेदरलैंड्स, इन हॉलैंड, इट्स सॉरी फॉर माई लिंगो, इट्स शिट, बिकॉज वो हर बड़े से बड़े मसले के लिए कहते हैं कि जी जाइए आप जाके पैनाडोल ले लीजिए, पैरासीटामोल ले लीजिए, और जब मरने के करीब हो जाएं आप तो देन फिर आप आइएगा, देन वी विल स्टार्ट ट्रीटिंग यू ऑन अ सीरियस बेस। तो खैर हम बात कर रहे थे क्रॉनिक इन्फेक्शन जो कि हेपेटाइटिस बी एंड सी है, एंड ट्यूबरकुलोसिस। जब मेरी ये लंग्स की सारी रिसर्च चल रही थी तो बेसिकली मेरे सारे टेस्ट जब हुए थे तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस के भी कुछ टेस्ट थे। और मज़े की बात यह कि जब आप हॉलैंड आते हैं, ये उन लोगों को तो पता ही होगा जो हॉलैंड में रह रहे हैं या आने वाले हैं, कि आपके हर 6 या हर 8 महीने पे आपके टीबी का आपका टेस्ट लाजमी होता है। तो मेरा 2023 में जो टीबी का टेस्ट हुआ है लास्ट, उसमें सब कुछ क्लियर थे, मेरे लंग्स जो है वो 100% फंक्शनिंग थे, एंड माई डिजीज़ वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम फॉर्चुनेटली। हाँ, एंड उसके अलावा जो है अदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD जिसका नाम है, जिसमें आपके लंग्स बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे होते, एंड देन you have to have your lungs transplant, एंड सर्टेन कैंसर्स हैं जो कि लिंक करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से। जो जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो आजकल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं कि यू नीड टू चेक योर इन्फेक्शंस, बिकॉज अगर यू गेट मोर ऑफन you get infections more often, that it's not something you take it so light. You have to get yourself testing and get yourself checked, and ताकि आगे जाके वो ज़्यादा मसले का बायस ना बने। कॉमन सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो हैं वो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत बढ़ी हुई है और आपको अब इसको ट्रीटमेंट की तरफ ले जाने की बेइंतहा ज़रूरत हो गई है। सबसे पहले तो परसिस्टेंट पेन और स्वेलिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, लेकिन इसको हम बहुत लाइटली लेते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। वो है अगर आपकी बॉडी में किसी भी ऐसे पार्ट में पेन रह रहा है या स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रह रही है, जैसे नॉर्मली लोगों में पाँवों में स्वेलिंग होती है, उनके
जो जॉइंट्स होते हैं, एंकल है, स्वेलिंग बेइंतहा हो रही होती है, यू रियली नीड टू लुक इन टू दैट बिकॉज इट्स नॉट नॉर्मल. हम इसको नॉर्मल लेते हैं कि अच्छा, और हम अपने आप को इस पर बहुत सारी तावीलें भी दे रहे होते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा वॉक किए, शायद हमारे पाँव इसलिए स्वेल कर रहे हैं, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा देर खड़े होके काम किया है किचन में तो शायद इस वजह से हमारी स्वेलिंग हो रही है. पेन जो है, पेन को भी हम लिंक कर देते हैं कहीं ना कहीं कि शायद हमने बहुत सॉल्टी खाना खा लिया इसलिए हमें हेडेक होना स्टार्ट हो गया बिकॉज हमारा बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो एलिवेट कर रहा है. उसी तरह से अगर जैसे आई में पेन हो रहा है तो भाई शायद जो है बहुत ज़्यादा देर तक स्क्रीन देख ली है. बिल्कुल ऐसे रीजंस हो सकते हैं, बट अगर पेन आपका परसिस्टेंट है और हर कुछ दिन में वापस आ रहा है, हर कुछ दिन में आपको सेम जॉइंट में या सेम स्पॉट पे पेन वापस आ रहा है, तो इट्स नॉट नॉर्मल. सम योर बॉडी इज टेलिंग यू और योर बॉडी इज गिविंग यू साइंस दैट यू शुड टेक नोटिस ऑफ दैट इमीडिएटली. उसके अलावा जो है फटीग, मेरे केस में मुझे इस किस्म का शदीद फटीग होता था कि मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती थी. और बिकॉज़ मेरी जो जॉब थी वो किचन बेस्ड जॉब थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ प्रोफेशनल शेफ़. तो जब मैं जॉब कर रही थी नॉर्थ हॉलैंड में, तो उस टाइम पे मेरा सारा काम फिज़िकल वर्क का होता है. किचन यहाँ पे इतने इंटेंस होते हैं कि लाइक आपको 2 सेकेंड वो के आज जब आपका इंटरव्यू होता है या जब वो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे होते हैं तो वो कहते हैं या आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन होता है कि भाई आपने आधा घंटा 1 घंटे की ब्रेक लेनी है, जो कि आपका लंच ब्रेक होगा या वॉट एवर कोई एक स्नैक ब्रेक होगा. बट यकीन करें वो आपको नहीं मिलती है बिकॉज लोड इतना होता है जब ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो. तो बिकॉज शेफ़ लाइन में जो हैं उनको पता होगा कि मीस एंड प्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जॉब. आपको अगर आपका सर्विस टाइम 6 बजे है तो आपको जॉब पे पहुंचना है 3 बजे बिकॉज 3 घंटे का मीस एंड प्लास टाइम होता है जिसमें आप सब चीज़ प्रेप करते हैं, वेजीज, मीट, सॉसेज, एवरीथिंग आप उस 3 घंटे में रेडी करते हैं. एंड देन सर्विस टाइम में तो फिर सर खुजाने का भी टाइम नहीं होता. वो 6 से अगर 9 का आपका टाइम है सर्विस टाइम तो वो 6 से 12 तक जाता है बिकॉज उसके बाद आपको क्लीनिंग करनी होती है, वाइंड अप करना होता है. तो फटीक मुझे इस किस्म से रहता था कि मुझे खड़े होके लिटरली चक्कर आते थे और बाज़ दफ़ा मुझे ये शो करना पड़ता था कि मुझे जो है ना पानी की पीना है या फिर लाइक मुझे वॉशरूम जाना है. इस तरह से मैं वो क्विक ब्रेक्स मैनेज करती थी. अदरवाइज़ फटीक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता था मुझे और मैं इसलिए इग्नोर करती थी कि मे बी मैंने वाइटामिन्स नहीं लिए हैं या मे बी मेरे बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है, मेरा HB लेवल बहुत लो है. मतलब आप अपने आप को ही डिफरेंट वो ताबीलें दे रहे होते हैं. फिर फीवर अगर आपको बहुत ज़्यादा रह रहा है, बहुत ऑन एंड ऑफ रह रहा है और फीवर इस तरह से रह रहा है कि अभी आपने मेडिसिन ले ली तो वो डाउन हो गया एंड देन फिर 2 दिन बाद अगेन आपको फीवर हो रहा है, तो इट्स ऑल्सो अ कॉमन सिम्टम ऑफ एनी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़. रेडनेस या वार्मथ इन अफेक्टेड एरियाज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डॉक्टर हमेशा हमसे पूछते हैं और हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि कोई बॉडी में कोई ऐसा एरिया जो कि बहुत गर्म रह रहा है. लाइक अगर जैसे हम लोग फीवर को अगर हमें मेजर करना होता है तो हम फॉरहेड चेक करते हैं या नेक चेक करते हैं. तो अगर कोई ऐसा बॉडी पार्ट है या बॉडी जॉइंट है या कुछ भी ऐसा एरिया है अफेक्टेड एरिया जो कि लाइक आपको लग रहा है बहुत वार्म है और कंटिन्यूस बेसिस पे वार्म रह रहा है, तो देन you should consult with your general practitioner first. Stiffness, especially in the morning and after going to the bed, अगर आपको stiffness रह रही है जॉइंट में, मूवमेंट में मसला हो रहा है, उठने बैठने में पेन हो रहा है, तो फिर ये एक सिम्टम है. ठीक है, तो ये हमने बात की अभी कॉमन सिम्टम ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़. ये जो है ये सबसे कॉमन है. डिफरेंट पर्सन टू पर्सन वराई भी कर सकता है, पर्सन टू पर्सन डिफर भी कर सकते हैं सिम्टम्स. बाद सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टर्स भी आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहे होते बिकॉज उनको भी इस चीज़ की आइडिया नहीं होता. अब जैसे मेरी जो डिज़ीज़ थी वो रेयर डिज़ीज़ है, कोई 100 में से कोई 2 ऐसे पर्सन होते हैं जिनको होती है. तो जो मेरे सिम्टम्स थे वो डॉक्टर जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं कर पाते थे बिकॉज वो उनके ऊपर रिसर्च ही नहीं हुई थी. तो ये भी एक चीज़ हो सकती है.
अच्छा, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ऊपर कि ये जितनी भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है राइट नाउ। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसने मुझे हेल्प किया इन्फ्लेमेशन अपनी बॉडी की डाउन करने में या कंट्रोल करने में, क्योंकि मेरे जब ये डायग्नोसिस हुई थी उस वक्त मेरे इन्फेक्शन मार्कर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, एंड उसकी वजह से मुझे उन्हें स्टीरॉइड्स देने पड़े थे ताकि मेरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन डाउन हो। और लेकिन उसमें ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत बुरी तरीके से क्रैश करता है और वो बहुत ज़्यादा हद तक डाउन हो जाता है। तो उस वक्त जब मेरे मार्कर्स बहुत ज़्यादा हाई आ रहे थे तो फिर स्टीरॉइड्स मुझे दिए गए थे कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेमेशन, और उसने काम भी किया। बट स्टीरॉइड्स जो है वो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, आपके ऑर्गन्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। तो हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसको एनसेड्स भी कहते हैं, ये पेन रिलीफ ड्रग्स होती हैं जो कि आपके पेन को मैनेज करने में, पेन मैनेजमेंट में आपको हेल्पफुल होती हैं, जिससे कि लाइक आइबुप्रोफेन होती है, फिर इसी तरीके से नेप्रोक्सन है, डिक्लोफेनेक है, और भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। फिर जो दूसरा ऑप्शन है जो कि मुझे दिया गया था और वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये बहुत हार्मफुल है, मैं फिर बार बार इसको मैंने इसीलिए मेंशन कर रही हूँ कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए या स्टीरॉइड्स हो गए, दीज टाइप ऑफ मेडिकेशन वेरी हार्मफुल फॉर योर सेल्फ इन अ लॉन्गर रन। इसीलिए डॉक्टर इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं और टैपर ऑफ करते हैं फ़ौरन दूसरी इम्यूनोसप्रेसेंट्स के साथ। ये बैकग्राउंड में अगर आपको एक शेडो डांसिंग दिख रहा है, डांसिंग शेडो दिख रहा है, तो ये मेरा बेटा है और इसको बहुत ज़्यादा शौक है। अगर जैसे मेरे हस्बैंड भी मीटिंग्स अपनी अटेंड कर रहे होते हैं तो ये फ़ौरन आ जाता है, और अभी भी ये आ गया है और अभी ये डांस कर रहा है। स्टीरॉइड्स और कोस्टीरॉइड्स के मैं यहाँ पे नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी बिकॉज़ आई डोंट नो कि ये जो है मेंशन करना नाम ये सही है या नहीं है। फिर उसके बाद आती हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जैसे कि मैं आजकल जिस मेडिकेशन पे हूँ वो इम्यूनोसप्रेसेंट है, उसका मैं नाम ज़रूर मेंशन करूँगी। इट्स कॉल्ड MTX, उसका नाम कुछ और है बट इसका शॉर्ट फॉर्म MTX है, और वो बहुत अभी ये थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए चलनी है ये मेडिकेशन, बट ये जो आपका इम्यून सिस्टम है ये बिल्कुल ज़ीरो पे ले आती है, एंड देन फिर यू आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शंस मोर ऑफन। तो ये किसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपका जो एक नेचुरल आपका डिफेंस मैकेनिज़्म है ये उसको बिल्कुल डाउन कर देती है, एंड देन फिर आपको हर छोटे से छोटे उस पर वायरल्स आपको ज़्यादा कैच करते हैं, आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, आप बीमार ज़्यादा पड़ रहे होते हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, और फिर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स आपको फिर डॉक्टर सजेस्ट कर रहे होते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स के बाद जो सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है बायोलॉजिक्स, जो कि टारगेटेड थेरेपीज़ होती हैं फॉर ऑटो इम्यून डिजीज़। अगर किसी को ल्यूपस है तो उसके हवाले से वो थेरेपी ट्रीटमेंट एक अलग चलता है। किसी को अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है तो फिर हाइड्रोथेरेपीज़ होती हैं, बायोथेरेपीज़ होती हैं, वो चलती हैं उनकी। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है और वो है लाइफस्टाइल चेंज। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स हैं, एक्सरसाइज है, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत हद तक आप उसको कम रखें। और जब मेरी डायग्नोसिस दोनों टाइम पे हुई हैं तो दोनों टाइम पे जो मेरी थेरेपिस्ट थी और जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मुझसे किया था वो ये था कि आपको किसी किस्म का स्ट्रेस तो नहीं है, आपका घर का माहौल कैसा है, आपका आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। मुझे याद है जब ये थेरेपी सेशन चल रहे थे, जब ये
लंग्स का मुझे डायग्नोस हुआ था, एंड देन आई वाज इनटू इम्यूनोथेरेपी सेशंस। तो मुझसे बार बार यही पूछा जाता था, जब फैमिली हिस्ट्री भी ली जा रही थी कि कोई क्रॉनिक स्ट्रेस का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देन क्योंकि हर चीज़ लिंक्ड है आपके स्ट्रेस से। अगर आपकी बॉडी खुश नहीं है तो फिर आपकी बॉडी is way more prone to get diseases as much as a normal person can get the disease। तो इसकी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव रखना है। स्ट्रेस अगर है आपको तो आप हेल्प लें प्रोफेशनल से। आप गेट योर सेल्फ चेक एंड डन विद साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, जो भी आपको इस हवाले से हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि पहले कुछ साल तो मुझे भी बहुत ये समझने में मसला हुआ कि मुझे स्ट्रेस मैं ले रही हूँ या मेरा स्ट्रेस लेवल जो है वो नॉर्मल नहीं है। मैं हर छोटी छोटी चीज़ के लिए परेशान अगर हो रही हूँ, या फिर मैं सिर्फ यही सोचती थी कि ये कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल है सब। बिकॉज हमारी सोसाइटी में एग्जाम्पल्स भी तो ऐसी सेट होती हैं कि भाई तुम लोग तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। जो पहले की जनरेशन्स ने किया वो तो घर पे चटनियाँ पीसती थी, सिलबट्टे पे काम करती थी, उनकी सासें तो उनसे पैर भी दबाती थी, और उनके तो फाइनेंशियल हालात भी इतने टफ होते थे, बट वो फिर भी गुजारा कर लेते थे। आजकल की जनरेशन को हर चीज़ हाथ में मुहैया की हुई है, हर चीज़ इतनी ज़्यादा इजी एक्सेसिबल है, तो फिर स्ट्रेस का क्या सवाल पैदा होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस को आप एक्सप्लेन कर सकें। अगर आपका इन्वायरमेंट आसपास सेफ़ नहीं है, या आप हैप्पी नहीं हैं किसी सिचुएशनशिप को लेके, तो फिर डेफिनेटली आप अपने आप को जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप मैं इस चीज़ को बहुत एडवोकेट करती हूँ। और अब तो खैर अपनी डायग्नोसिस के बाद आई एम वेरी ओपन, वे ओपन टू एडवोकेट थेरेपीज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपीज़, साइकिक सेशंस, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और इससे पहले ये अब पाकिस्तान में तो खैर अभी भी ये एक टबू टॉपिक है कि आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते बहुत ओपन। बिकॉज अगर आप किसी को ये सजेशन भी देंगे ना कि भाई तुम्हारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, या हमने तुम्हें देखा है कि तुम बहुत एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजरे हो लाइफ में या गुजरी हो, तो यू शुड कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट, या फिर आप सेशन लेने के बारे में बात करते हैं तो people they get really defensive, and they sometimes they really get offensive as well। तो फिर आप नहीं किसी को सजेशन देते, क्योंकि आई थिंक ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि हम इस बारे में बात ना करें और ये टॉपिक या ये चीज़ अंडर द कारपेट ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। वेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है, दे आर मोर वेलकम। अगर आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे कि जी आप ये थेरेपीज़ लेना चाह रहे हैं, तो दे आर मोर वोकल अबाउट इट। और ये चीज़ अच्छी भी है, बिकॉज जब तक आप मसले को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट को अडाप्टेशन की तरफ जा ही नहीं सकते। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। मैं इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी कि अगर आपको किसी किस्म की भी इन्फ्लेमेटरी या ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो ये कुछ जो है ऑप्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि आप इसको नोट करें, एंड देन फिर ट्राई टू कॉन्टैक्ट और ट्राई टू टॉक विद द स्पेशलिस्ट, जिसमें रेमेटोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट्स विद लिव्ड एक्सपीरियंसेस, जिनको ऑलरेडी ये डिजीज़ हो चुकी हैं, या फिर जिनके आसपास सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो इन बीमारियों से लड़ रहे हैं। बहुत आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा अगर आप उनसे डिस्कस करें सिचुएशन एंड उनसे गाइडेंस लें, तो वो आपको बहुत बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं इस हवाले से। फ्यू पॉइंट्स जो कि यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, मैनेज सिम्टम्स,
उसके अलावा प्रिवेंट फ्लेयर अप्स, मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अडॉप्ट योर लाइफस्टाइल, बिल्ड अ केयर टीम, स्पेशली बिल्ड अ केयर टीम। ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम स्पेशलिस्ट जो भी आपके सिम्टम्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड ऑन बोर्ड हों और एज अ टीम आप काम करें उनके साथ डे टू डे। सबसे ज़रूरी है एक्यूरेट डायग्नोसिस, वर्क विद अ स्पेशलिस्ट। यूजुअली आई ऑलरेडी मैंशन इट, work with rheumatologists, gastroenterologists, neurologists, depending on the condition what your symptoms are. Track your symptoms and history, ask for second opinions if necessary. जो हम लोग नहीं करते हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ को ओवर थिंक करना और फिर इग्नोर करने की एक बहुत बड़ी बीमारी है, स्पेशली ख़वातीन के अंदर, क्योंकि वो अपनी ज़ात को सबसे लास्ट में रखती हैं एंड सिम्टम जब तक वर्स नहीं हो जाते, स्पेशली मैं ख़ुद भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, दैट्स वाई आई मैंशन इट, कि ज़रूरी है कि आप एक छोटे से रिंग बेल से अलर्ट हो जाए, ना कि आपके सर पे टन 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 हो, उसके बाद आपको समझ में आए कि समथिंग इज़ नॉट राइट और समथिंग इज़ रॉन्ग. Educate yourself first. What's causing your immune system to attack your body? It's really important to understand which organs are affected, what triggers flares जो है वो बार बार क्यों फ्लेयर अप हो रहा है, ये समझने की बेइंतहा ज़रूरत है. रिलायबल सोर्सेज से आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं. आजकल तो ऑनलाइन क्लिनिक्स इतनी हो रही हैं, फिर ऑनलाइन रिसर्चेज हैं, पॉडकास्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, हर चीज़ ईजी एक्सेस है आजकल बहुत ज़्यादा. अगर आप अमेज़ॉन पे जो है वो जाके बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ से सर्च कर सकते हैं. एप्पल पे या फिर गूगल पे बहुत सारे पॉडकास्ट आपको इजीली एक्सेसिबल हैं जो बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे. जो मैं बात कर रही थी बिल्ड योर हेल्थ केयर टीम, उसमें ये है कि यू विल नीड अ प्राइमरी केयर डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, पॉसिबली है डाइटिशियन, थेरेपिस्ट ऑफ फिजिकल थेरेपी है, पेन स्पेशलिस्ट है. ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी केयर टीम हो. एक मेडिकल ट्रीटमेंट का जो आपका प्लान है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं जैसे वो दिए हुए हैं, या बायोलॉजिक्स हो रहा है, ये स्टीरॉइड्स हैं, एनसेड्स हैं, इनको फॉलो करें. इनको लाइक रिलीजियसली आप इसको डेली अपना मेडिसिन्स का इंटेक ना भूलें इसको. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें जब भी आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हो, स्पेशली बिकॉज ये इसमें हाइड्रेशन लेवल आपका 101 होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग गेम होना चाहिए आपका हाइड्रेशन का. And the most important thing, do not stop or change medications without consulting your doctor. It's really important. अपने जो सिम्टम्स हैं, ट्रिगर्स हैं, उनको ट्रैक करें. पेन, अगर फटीग है, ब्रेन फॉग है, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ डेज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ट्रैक करें या मॉनिटर करें. अपनी डाइट को बहुत अच्छे से ट्रैक करें. अपनी स्लीप साइकिल अपना सही करें, उसको ट्रैक करें. स्ट्रेस लेवल्स जो है वो मैनेज करें. फ्लेयर्स और पैटर्न्स जो हैं उनके ऊपर ज़रूर काम करें. Even this helps you and your doctor fine tune treatment, in future. एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही ईजी है, जो कि पहले ज़माने में एक कॉमन लाइफस्टाइल होता था. तो ईट मोर लीफी ग्रीन्स, फैटी फिश, एड बेरीज इन योर डाइट. टर्मेरिक हैज़ countless benefits, so add turmeric as well, especially raw and fresh turmeric. शुगर है, प्रोसेस फूड्स है, फ्राइड फूड है, डेयरी आइटम्स इफ़ यू आर सेंसिटिव एंड इफ़ यू आर ग्लूटेन एलर्जिक एज वेल, तो ये सारी चीज़ें ना अपनी डाइट में इस्तेमाल करें. मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग, सपोर्ट ग्रुप्स, बहुत इजी एक्सेस है आजकल हर चीज़ का. जो अपना स्लीप साइकिल है, एम फॉर 7-9 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप पर नाइट, नॉट लेस देन 7 आवर्स. एक्सरसाइज ज़रूरी है. मैंने अपनी लाइफ में ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं की थी, और मैं हमेशा समझती थी कि यार जब कोई वक्त आएगा तब देखेंगे, तब कम कर लेंगे वेट. हमेशा ओवर वेट रही मैं, लेकिन अब मैंने बहुत रिलीजियसली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया है. एंड आई ट्राई टू ईट healthy as much as I can.
एंड एक्सरसाइज अगर मैं नहीं, मुझे मेक श्योर करती हूँ कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ तो मैं एटलीस्ट 10,000 स्टेप अ डे ज़रूर करूँ. लो इम्पैक्ट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. वॉकिंग कर सकते हैं आप, स्विमिंग कर सकते हैं, पिलाटेस कर सकते हैं. रेगुलर मूवमेंट बहुत ज़रूरी है. इट रिड्यूसेस स्टिफनेस एंड फटीग इज़ वेल फ्रॉम योर बॉडी. और उसके अलावा और क्या आप कर सकते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी आप कर सकते हैं. तो स्पेशली जो है, जो इजी सबसे ऑप्शन है वो है टॉकिंग ओपनली विद योर लव वंस, स्पेशली द फ्रेंड्स जो सिंसियर फ्रेंड्स हैं आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग्स में. ऐसे आपके रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा जो आपके क्लोज हो, आपके बहन भाई हैं, आपके कज़न्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे खुल के बात करें अपने जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है. एंड इग्नोर दोस टाइनी माइनी फीट्स. उनके साथ बहुत ज़्यादा ओपनली बात करें. स्ट्रेस लेवल अपना जो है वो आप अपना इजीली मेंटेन करें. जब तक आप ओपन नहीं होंगे वो चीज़ अंदर ही अंदर आपको परेशान करती रहेगी. प्रिपेयर फॉर फ्लेयर्स. फ्लेयर अप कब होता है आपको नहीं पता, सो यू हैव टू हैव अ फ्लेयर प्लान. नो व्हाट सिम्टम्स सिग्नल अ फ्लेयर. रेस्ट मोर, रिड्यूस फिजिकल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस. जब आपका फ्लेयर अप एरा या पीरियड चल रहा हो, हैव क्विक एक्सेस ट्रीटमेंट्स रेडी, जो कि हीटिंग पैड्स हैं, या फिर अगर कंसल्टेशन के साथ स्टीरॉइड्स स्टार्ट कर सकते हैं तो वो है. सबसे पहले एडवोकेट फॉर योर सेल्फ. कीप कॉपीज ऑफ योर लैब्स एंड रिकॉर्ड्स रेडी रहें. बिल्कुल आस्क फॉर अकोमोडेशन एट वर्क और स्कूल इफ़ नीडेड. अगर आप स्कूल गोइंग हैं या फिर आप वर्किंग हैं तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि देन आपकी कंपनी या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव टू नो योर कंडीशन ब्रीफली. लर्न हाउ टू डिस्क्राइब योर कंडीशन क्लियरली टू अदर्स. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बात करें अपनी कंडीशन के बारे में ओपनली. Stay positive, hopeful, and connected. Many people live well with not with only autoimmune diseases. आजकल तो इतने अजीब अजीब किस्म की बीमारियां निकल के आ रही हैं, अल्लाह बचाए बस. तो पॉजिटिव जितना रह सकते हैं उतना रहें. ये ज़्यादा काम करता है आपके किसी भी सिचुएशन से कोप करने. And give a reminder to yourself. Remember this: autoimmune diseases are, complex, and what works for one person may not work for another. The key is to become an expert on your own, body, and be proactive in managing your health and your lifestyle. And the more special thing which I wanted to mention here is, if you tell me your specific condition, like you have lupus, Hashimoto's as well. I forgot to mention earlier that Hashimoto's is also not anti, it's like inflammatory disease. And I can give more personalized advice or more personalized insight into that. So that is important. So inflammation is related to every disease. Chronic inflammation is related or linked to every disease or every autoimmune disease. So it's better that you can control your inflammation in your body. अपने जो inflammation आपके markers हैं उनको get yourself check after every 3 or 4 months. अपने body की inflammation आपका जो है वो level कहाँ पर stand कर रहा है. And if you have chronic inflammation, that it's high time to talk with your general practitioner about it. And for that we have to wind up our mini log session. Inshallah ta'ala, I will come again with some more interesting and some more heart-to-heart conversation. And meanwhile, you can go to my YouTube channel, listen and watch my logs, and if you like it, then do give me your
suggestion or feedback. Any feedback, any suggestion are more than welcome, and I hope you like it. मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले लॉग में एक नए टॉपिक के साथ. एंड आई होपफुल, आई एम वेरी होपफुल that you like all the information I gave in this log. And see you guys soon. Allah Hafiz.